विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के क्लियर मैसेज की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से ठीक पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि सभ्यता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली है। एक दुकान का थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ है और इस घिनौने काम ने एक बार फिर से उस जिहादी मानसिकता को उजागर कर दिया है जो आस्था को अपमानित करने से भी बाज नहीं आती है। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर साफ कह दिया है कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस खबर पर पूरा अपडेट आपको देंगे। दूसरी खबर गैंग वॉर की है। पंजाब से दिल्ली तक अब खामोशी नहीं, सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। गैंग वॉर की लपटें तेज हैं और अब इस आग में घी डाल दी है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दुश्मनी ने। खबर है कि लॉरेंस और गोल्डी के रास्ते अलग हो चुके हैं और इसका मतलब सिर्फ एक है, क्या अब शुरू होगा गैंग वॉर का गंदा खेल? तो क्या इस दुश्मनी से गैंगस्टर वर्ल्ड में अब खूनी खेल शुरू होने वाला है? खबर के इस पहलू पर बात करेंगे। और आखिर में खबर लखनऊ से है, जहां सलाउद्दीन नाम के एक शख्स के घर से सैकड़ों कारतूस हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस भी दंग है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इतने हथियार आए कहां से, सवाल यह है कि ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले थे या कहां सप्लाई होने वाले थे। सलाउद्दीन किसी बड़ी साजिश में शामिल तो नहीं? इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी के क्लियर मैसेज की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी और इसको लेकर पूरी तैयारी भी उनकी तरफ से कर ली गई है। चलिए सबसे पहले आपको जरा बताएं कि कैसे त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड में उत्तर प्रदेश शासन आ चुका है। जानकारी आपको देते हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही बहुत गंभीर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और अब कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों पर समीक्षा बैठक की और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। और सबसे ज्यादा बात यह हुई कि कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि पहले भी गड़बड़ी सामने आ चुकी है। ऐसे में इसको लेकर बैठक भी की गई और सिर्फ कांवड़ को लेकर ही नहीं बल्कि मुहर्रम को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए। चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि खबर पूरी क्या है, क्योंकि कांवड़ और मुहर्रम दोनों को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। अपडेट देते हैं आपको क्या फैसला लिया गया है। थूक जिहाद जैसी तस्वीरें आने के बाद ये बैठक की गई। दरअसल आगामी त्योहारों को लेकर योगी ने समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों के साथ 20 से ज्यादा विभागों की ये समीक्षा बैठक हुई है। विशेषकर कांवड़ यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। कल ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए। कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो, सीएम योगी ने ये कहा है। और कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखने के भी पूरे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये सीधे निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन आपको बताएं कि जो रूट है, देखिए 11 जुलाई से बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, तो उससे पहले जो रूट है वहां कहां और मुस्तैदी बरती जाएगी और तैयारी रखी जाएगी। जरा आपको रूट हम समझाते हैं, समझिए। मेरठ से शुरू होते हुए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, ये वो पूरे इलाके हैं जहां पर अलर्ट मोड पे रहने को प्रशासन को कहा गया। और 11 जुलाई से जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो इन जगहों पर खासा ध्यान रखा जाए, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। लेकिन आपको बताएं कि सिर्फ कांवड़ ही नहीं बल्कि मुहर्रम को लेकर भी यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए। क्या निर्देश जारी किए हैं और क्या बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है, कैसे अलर्टनेस रखने की बात है, चलिए फटाफट आपको डिटेल देते हैं, जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों में नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की बिक्री नहीं होगी, ये कह दिया गया है। प्रशासन को कांवड़ संघों के साथ संपर्क में रहना है
ये भी निर्देशित किया गया है। पुलिस स्टेशन, सर्कल्स और चौकियों के स्तर पर अलर्ट रखने के लिए कहा गया है। सभी व्यवस्थाओं का पहले से आकलन करना चाहिए, ये भी कहा गया, और किसी भी शरारती तत्व को मौका नहीं मिलना चाहिए। कावड़ रूट की साफ सफाई भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था पूरी दुरुस्त रखनी है। बुनियादी मेडिकल सुविधाएं भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये निर्देश किया गया है। और कावड़ के अलावा अगर मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम को लेकर क्या निर्देश है वो भी जान लीजिए। जुलूसों में सुरक्षा और संवाद की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये कहा गया। डीजे, ताजिया की ऊंचाई मानकों से ज्यादा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। डीजे और ढोल ताशों की आवाज की सीमा निर्धारित हो, उस हिसाब से चला जाए। और जुलूस के लिए पेड़ काटना स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के भी पूरे निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है। वहीं ये भी कहा गया है कि अफवाहों से बचें और तुरंत अगर इस तरह की अफवाह कोई फैलती है तो फौरन खबरों का खंडन हो। तो इस तरह की तैयारी करी गई है, लेकिन आप समझिए क्योंकि त्योहार है इसलिए ये अलर्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं। दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, थूक जिहाद की बात कर लें या इस तरह अपवित्र करने की कोशिश, प्रसाद को, इस तरह की चीज़ों को करने की तस्वीरें आई हैं, जिसके बाद अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमने भी रियलिटी चेक किया है कई जगहों पर जाकर, क्योंकि नेम प्लेट लगाने की बात पहले भी, पिछले साल भी आपको याद होगा, कावड़ यात्रा के दौरान कही गई थी, लेकिन नेम प्लेट का निर्देश देने के बावजूद अभी भी कई दुकानें ऐसी उसी रूट पर हैं जहां नेम प्लेट नहीं लगाई गई हैं, जहां मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रियलिटी चेक से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ, कोई भी अराजकता नहीं माफ। कावड़ हो या मुहर्रम, कानून व्यवस्था को लेकर फाइनल अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें साफ संदेश दे दिया कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त और माफ नहीं किया जाएगा, और यही सीएम योगी का स्टाइल है। बैठक में कानून के साथ साथ कावड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ कावड़ शिविरों में सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी सीएम ने जोर दिया। इको फ्रेंडली कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ है कि कावड़ यात्रा के लिए इंतजाम तो पुख्ता किए ही जा रहे हैं, लेकिन कावड़ रूट के लिए जारी निर्देशों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद अब भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई है। कुछ मेरे पीछे की आपको लाइन से ढाबे और होटल्स नजर आ रहे होंगे, इनका हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। और पहला आप कैफे, ढाबे का नाम है हिंद कैफे, और हिंद कैफे ढाबे का नाम है, लेकिन इसका रियल में क्या नाम है हम वो एक बार स्कैन करके और दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार असल में जो नाम है वो ढाबे मालिक का क्या है। कासिर मेहंदी, ये जो है असल ओनर है केसर मेहंदी, और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेके ये भी कहा गया कि सभी होटल और ढाबे मालिकों को जो है नेम प्लेट लगानी है। आपका ढाबे का नाम है हिंद कैफे, और हमने स्कैन किया तो उसमें दिखाता केसर मेहंदी, ऐसा क्यों? हाँ, केसर मेहंदी उसका नाम है जो ओनर है, ठीक है। वो नाइट में दिन रात में रहते हैं। नाम भी लिखना जरूरी था ना बोर्ड पर? नहीं लिख दिया, बस जो साफ हो जाए तस्वीर, कोई भी यहाँ से कावड़िया निकले तो उसको पता चले कि ये मुस्लिम का ढाबा या हिंदू ढाबा, जैसे कि चीज़ें साफ हो। नहीं, हमारे जो यात्री हैं जो यहाँ स्टॉप करते हैं कई साल से, उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, नहीं कोई एक्शन है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, नहाते धोते चले जाते हैं। ये भी फरमाने की नेम प्लेट लगानी है मालिकों को, ऐसा कोई फर्क जाएगी अगर वो कहेंगे, आदेश है, अगर मानना पड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है सरकार का। इतना ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब एक और ढाबे का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि ढाबे पर नाम तिरंगा टी स्टॉल का था, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चला कि मालिक का नाम नईम है। ये ढाबा राइट हैंड साइड पे तिरंगा टी स्टॉल, ये तिरंगा टी स्टॉल है, और इसके मालिक का क्या नाम है वो चीज़ें जो है वो
स्कैन करके साफ़ हो जाएंगी, जिससे ये तस्वीर साफ़ हो पाएगी कि आखिरकार ऐसा झूठ क्यों हो रहा है यहाँ पर। ये हम स्कैन करके देखते हैं। नईम स्कैन करके हमने देखा है तो यहाँ पे नाम आया पेटीएम में नईम। आप ढाबे के मालिक हैं, ठीक है, तिरंगा टी स्टॉल आपका ढाबे का नाम है, पर स्कैन कर रहे नईम आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमारा तो नाम यही है। नईम आपने वहाँ लिखना चाहिए था ढाबे पे, जिससे जो लोग यात्री आ रहे हैं या कांवड़ी आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके पहचान करने। तो लिख देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। पिछले साल भी आ गया था ऑर्डर, तो हमने लिख दिए थे। वैसे कोई ऐसी बात नहीं होती यहाँ, और कावड़ भी यहाँ पे चलती नहीं है। सिर्फ 2 दिन कावड़ चलती है, डाक कावड़। यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दें, बंद ही हो जाए बस काम। तो सिर्फ 2 दिन ही काम हो रहता है डाक कावड़ वाले दिन। नहीं, आपको नाम लिखना नहीं चाहिए था बोर्ड पे, जो कांवड़िया निकलेगा ये साफ हो पाए कि आखिर कौन से धर्म का ये ढाबा है, या उनको रुकना है या नहीं रुकना, उससे चीज को मालूम है हाईवे पे किसके ढाबे हैं, कौन है। अब ये कादिर है, ये तिरंगा है, वो 5 स्टार है। हाईवे पे चलने वालों को सब मालूम है, ये हिंदू है या मुसलमान। कोई ऐसा मसला नहीं है जातिवाद का यहाँ पे। अच्छे से सब लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसी बात हो नहीं आज तक, ना है। प्रशासन कह रहा है कि नेम प्लेट लगानी है, तो लगा देंगे। प्रशासन की अच्छी बात है, प्रशासन की हम सम्मान करते हैं। प्रशासन कह रहा है तो हम लगाएंगे फौरन, कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अब ये तो सामने आ गया कि कैसे नाम के फेर में फंसाकर ढाबा मालिक बचने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब ढाबों पर मालिक के नाम के साथ नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कौन से ढाबे का मालिक हिंदू है और कौन से ढाबे का मालिक मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेम प्लेट अनिवार्य इसीलिए की गई थी जिससे किसी तरह की शक शुबा ना बचे, और ऐसे में एक और ढाबे पर पहुंचे हमारे सहयोगी। नाम नेपाली ढाबा था, लेकिन ढाबा किसका था, क्या था, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं नेपाली ढाबे के बाहर, जो इनके मालिक हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो गवर्नमेंट का फरमान है उस फैसले को देखते हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि ढाबे का नाम नेपाली है, नेपाली ढाबा है। और पहले तो मैं आपको तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं QR कोड स्कैन करके देखूंगा, तो तस्वीरों में आप देखिए इंतखाब आलम, ये जो है QR कोड के बाद पता चला है। और जो ओनर उनसे बातचीत करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम है जी। इंतखाब जी, सवाल मेरा पहला ये है, नेपाली ढाबा नाम है और स्कैनर पे हमने देखा इंतखाब आलम आ रहा है, ऐसा क्यों? मैंने तो बिना स्कैनर के भी आपको नाम इंतखाब आलम ही बताया। फर्स्ट टाइम जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने कोई फेर बदल करके तो नहीं बताया। मालिक जो है हमारे सैंदर ठाकुर साहब हैं, मैं 7 महीने से रेंट पे चला रहा हूँ इसे, और नाम का भी कोई फरमान आया नहीं। उनको नेम प्लेट लिख के लगानी है, और आएगा तो हम आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए कि बाहर मेन बोर्ड पे भी लिखना चाहिए, जिससे लोगों को चीज़ें क्लियर रहें, साफ रहें, कोई ऐसा गलत ना हो लोगों के साथ। देखो जी, हम कोई खाना उल्टा सीधा तो बना नहीं रहे, और कावड़ में तो बिना लहसुन प्याज का चलाते हैं। अब तो लहसुन प्याज का बनाते हैं, कावड़ में तो खाना भी बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं कावड़ियों के लिए। तो आप सुन रहे हैं, नाम अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन ढाबा किसका है जब बातचीत की जाती है, QR कोड स्कैन किया जाता है जो पेमेंट के लिए होता है, तब पता चलता है। लेकिन एक और घालमेल चल रहा है, एक और घोटाला चल रहा है, जरा उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। QR कोड को लेकर एक नई साजिश चल रही है। सरकार के आदेशों को बाईपास करने की ये साजिश बताई जा रही है। QR कोड से नाम पता लगने के बाद अब नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का QR कोड रखा जा रहा है। दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का QR कोड रखा जा रहा है। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का QR कोड इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे जो ग्राहक है उसे गलत जानकारी से भ्रमित करने की कोशिश है, क्योंकि जब वो स्कैन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि किसी हिंदू की दुकान है, लेकिन जब बाद में देखें या बहुत रिसर्च करें तब उन्हें पता चलेगा कि दरअसल ये दुकान किसी और की है। तो इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों नाम लिखने को कहा जा रहा है, या क्यों QR कोड को लेकर हम इतनी रिसर्च करें। दरअसल इसके पीछे वजह है वो कुछ तस्वीरें जो ऐसी सामने आती हैं। देखिए, ये थूक जिहाद की तस्वीर। ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया, और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है, और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए, आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो,
आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर जो वहां काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है, इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का, क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है मुजफ्फरनगर से, थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई ही है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में, ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह है कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो। लेकिन सर आपको बताते हैं कि अब क्योंकि कावड़ शुरू होने वाला है 11 जुलाई से और संभल में शिव मंदिर मिला था और ऐसे में ये पहला कावड़ है, तो संभल में अभी सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता रखी गई है। संभल में हिंसा के बाद पहली बार ये कावड़ यात्रा हो रही है। ऐसे में कावड़ यात्रा और मुहर्रम एक साथ होने से संभल में भी अलर्ट रखा गया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है और मुहर्रम के जुलूस को लेकर संभल पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आदेश जारी कर दिया है, तय रूट से ही जुलूस निकालने का आदेश दिया है। माफ कीजिएगा, पुलिस आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर होने की भी बात है, यानी मानना पड़ेगा, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। 12 फीट से ज्यादा ताजिए की ऊंचाई नहीं होगी। इसके अलावा हथियार, तलवार का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती एहतियातन की जाएगी जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना खड़ी हो, क्योंकि पथराव हुआ था, उसके बाद ये पहली कावड़ यात्रा है, मुहर्रम भी साथ में पड़ रहा है, तो ऐसे में एहतियातन ये फैसला लिया जा रहा है। संभल में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है, कैसे प्रशासन सतर्क है, सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। कुल 37 बैठकें हमने शांति समिति की और संभ्रांत लोगों की है। यह हमारे यहाँ 343 जो मुहर्रम के ताजी हैं वो स्थापित किए जाएंगे और फिर उनको दफन किया जाएगा। तो इन सभी के संबंध में बैठक कर ली है। जैसे ऊपर तार है, तार से अधिक ऊंचाई का कोई भी ताजिया नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का डीजे होना चाहिए और जो सभी लोग हैं वो सह समय अपने ताजिए का जो समय निर्धारित है उस समय लेके जाएं और फिर दफन करें। मुहर्रम का जो ताजिया है उसकी हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। उसमें सभी ताजियादारों को बुला के पीस कमेटी की बैठक में ये निर्णय बता दिया गया है। सभी के द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल पुलिस ऑफिसर है वो अपॉइंट किया गया है और उसके साथ साथ वॉलंटियर्स की लिस्ट भी देंगे। प्रत्येक ताजिए को जो है उसको सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। संभल सेफ सिटी नाम से जो प्रोजेक्ट चालू किया गया उसमें 250 से ज्यादा कैमरे लगने हैं, वो सभी कैमरे भी एक्टिव हैं। देश के बड़े गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच फूट पड़ गई है और उसका असर अब अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और दिल्ली से लेकर पंजाब तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी है और ऐसा लग रहा है कि अब ये गैंग वॉर्स बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर ये भी है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए हैं और ऐसे में जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब वो दुश्मन हो गए हैं, पक्के दुश्मन। तो क्या ये समझा जाए कि अब गैंग वॉर्स तेज होने वाली हैं, अब इस तरह की खबरें आम होने वाली हैं और अब पुलिस को भी सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। जरा आपको जरा 2 तस्वीर दिखाकर बताते हैं कैसे दिल्ली और पंजाब से अलग अलग मामले सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि अब अलर्ट मोड में आने का वक्त आ गया है। गैंगस्टर पंजाब में भी एक्टिव हुए। बटाला की तस्वीर देखिए जहां गैंगस्टर जग्गू की मां की हत्या की गई और ठीक उसी अंदाज में हत्या की गई जैसे सिद्धू मूसेवाला की पंजाब में ही हत्या हुई थी। मोंगा में आपको याद होगा गोलियों से भून दिया गया था गाड़ी में और वही तस्वीर फिर से सामने आई है बटाला पंजाब से। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं पंजाब में बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर। वहीं दिल्ली में आपको बताएं कि एक
हत्या की घटना दिल्ली में भी अंजाम दी गई। सबसे पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब की जरा आपको तस्वीर भी दिखाएं और बताएं कि हुआ क्या है पंजाब में। तस्वीर दीजिए, ये देखिए बटाला पंजाब की ये तस्वीर है। गैंगस्टर जग्गू की मां इस गाड़ी में थी, ये देखिए इस गाड़ी में ये कुछ बदमाश हैं जो बाइक से आते हैं और दनादन फायर करके फरार हो जाते हैं, गोलियां मार के फरार हो जाते हैं। और इसमें जग्गू की मां और उसका एक रिश्तेदार, उसका एक कजिन बताया जा रहा है कि ढेर हो गए। मौत के घाट उतारने के बाद ये बदमाश वहां से फरार हो गए। देखिए गाड़ी पर कैसे फायरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बटाला पंजाब की तस्वीर है। हुआ क्या है, कैसे ये गैंग वॉर हुई है, जरा आपको डिटेल दे देते हैं। दरअसल पंजाब के बटाला में गैंगस्टर की मां की हत्या कर दी गई। गैंगस्टर जग्गू की मां हरजीत कौर की हत्या की गई है और हमलावरों ने हरजीत की कार पर सरेआम फायरिंग की है। हमले में जग्गू के रिश्तेदार करणवीर की भी मौत हुई है। गैंगस्टर जग्गू के घर के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी वो पहले से थके हुए थे, इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घर से बाहर निकलती हैं हरप्रीत कौर, उन पर अटैक कर दिया जाता है। करणवीर हरजीत कहीं से लौटकर घर पहुंचे थे बताया जा रहा है और कार घर के अंदर जाने ही वाली थी, यानी निकल रहे थे, जस्ट अंदर घुसने ही वाले थे, उससे पहले ये अटैक हो गया। तभी ये घटना हो जाती है। बाइक सवार हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और तब तक फायरिंग की है जब तक हरजीत की जान नहीं निकल गई, तो तब तक ये फायरिंग की गई और जग्गू की मां बताया जा रहा है उन्हें। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रिंसपाल सिंह जो जग्गू के चचेरे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं, किस पर शक जाहिर कर रहे हैं, सुनिए जरा। ये जग्गू भगवानपुरिया के मदर थे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं किया है, लेकिन वो अपनी भी अभी कर रहे हैं ना, को भी रात के टाइम को हुआ था जो भी हुआ था। तो कितने बंदे वो जो बाइक पर आए थे वो दो ही थे। नहीं, जिनकी डेथ हुई, कितने बंदों की डेथ हुई? दो जनों की हुई है। दूसरे भाई साहब कौन थे? दूसरे कर्ण ही एक लड़का था हमारा, वो जो साथ में रहता था, वो भी रिश्तेदारी लगता है? वो भी नोन ही साडा इदा ही तो क्या रिश्तेदार। मांग करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਉਤਰਨਗੇ। तो आप सुन रहे हैं कि उनकी मां और उनके एक रिश्तेदार, उनकी मौत हो जाती है और ये इस तरह की दूसरी घटना है जो पंजाब में हुई है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद। लेकिन ये कौन है आखिर, जग्गू कौन है जिसके इतने दुश्मन हैं? चलिए थोड़ा जग्गू की जरा क्राइम कुंडली आपको डिटेल में बताते हैं। कौन जग्गू, जान लीजिए। जग्गू भगवानपुरिया जिनका नाम है। जग्गू देश का सबसे अमीर गैंगस्टर बताया जाता है। गुरदासपुर के भगवानपुर का निवासी है और पंजाब सहित अन्य राज्यों में इस पर 128 केस दर्ज हैं। 128। उत्तर भारत में यह हथियार का नेटवर्क चला रहा था, इसने नेटवर्क बनाया। नशा तस्करी, फिरौती से इसने खूब पैसे कमाए हैं और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका हाथ था। शूटर, हथियार, गाड़ियां उपलब्ध कराया गया। पहले गैंगस्टर लॉरेंस के साथ ये जुड़ा रहा है और फिर लॉरेंस गैंग से इसकी दुश्मनी हो गई। जग्गू फिलहाल असम की जेल में बंद बताया जाता है। असम की जेल में बंद है जग्गू और उसकी मां और उसके परिवार पर इस तरह का अटैक हो जाता है, यानी गैंग वॉर अब तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी ये शामिल था तो आप समझ लीजिए किस तरह का क्रिमिनल है ये। लेकिन जरा अब आपको दिखाते हैं उस गैंग का पोस्ट जिसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है। बम्बिहा गैंग जिसका नाम सामने आया है और बम्बिहा गैंग ने बाकायदा ये देखिए पंजाबी में पोस्ट किया है, पंजाबी भाषा में ये पूरा पोस्ट किया है जिसमें ये सीधे सीधे बताया गया है कि ये बदला लिया गया है, ये बदला लिया गया है, बदले के लिए यह हत्या की गई है। पंजाबी भाषा में पूरा पोस्ट करके जिम्मेदारी इस पूरे घटनाक्रम की ली गई है। क्या पोस्ट में लिखा था, चलिए आपको जरा डिटेल दे देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बटाला कांड की बम्बिहा गैंग ने जिम्मेदारी ली है पोस्ट लिखकर। प्रभु दासुवाल, कौशल चौधरी ने जिम्मेदारी ली है इसकी और ये दोनों ही गैंगस्टर्स बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये रहते हैं इन कनेक्शन। सोशल मीडिया पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने दावा किया है कि गोरा बरियार की हत्या का बदला लेने की यहाँ पर बात कर दी गई है कि गोरा बरियार की जो हत्या की गई थी उसका बदला ले लिया गया है। बम्बिहा गैंग ने धमकी भी दी है कि भाइयों का बदला लेंगे, हमारे खिलाफ बोलने वाले भी मरने को तैयार रहे, यानी खुला थ्रेट ये बम्बिहा गैंग की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी हम बदला लेंगे और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन गोरा बरियार कौन है जिसकी मौत का बदला लिया गया है, वो कौन है शख्स और क्यों ये बदला बम्बिहा गैंग ने लिया है? चलिए इस सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं, बताते हैं। दरअसल गोरा बरियार बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ शख्स था जिसकी तस्वीर भी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। 26 मई को बटाला में गोरा की हत्या हुई थी उसी इलाके में। बम्बिहा गैंग को शक है कि जग्गू के गुर्गों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। करणवीर के इशारे पर गोरा बरियार की हत्या हुई है और इसीलिए बम्बिहा गैंग ने करणवीर की अब हत्या कर दी है।
जग्गू के जेल जाने के बाद करणवीर गैंग चला रहा था और वही सारी चीजें ऑपरेट कर रहा था और वही मां के साथ निकला था। तो ऐसे में करणवीर की भी हत्या हो गई और जग्गू की मां की भी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में जांच चल रही है। डीएसपी बटाला परमवीर सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तुरंत मौके ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦੀ ਕਰਨਵੀਰ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 181 103 BSN ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो पंजाब में ये बटाला कांड हुआ जिसकी जांच चल रही है। आप सुन रहे थे क्या कह रहे हैं डीएसपी परमवीर सिंह सैनी, कह रहे थे कि अभी मामला पता चला, इसकी जांच की जाएगी, क्या क्या एंगल से उन्हें खंगाला जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं, दिल्ली भी आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती नजर आई। दिल्ली में क्या हुआ है, चलिए अब आपको दिल्ली की खबर बताने जा रहे हैं। आपको पहले तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे दिल्ली के बारे में बताने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी यहाँ सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जरा तस्वीर देखिए। दीपक, यही वो शख्स है जिसकी हत्या की गई है बताया जा रहा है। और दीपक का क्या एंगल था, क्यों यहाँ गैंग वॉर शुरू हुई है, आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए। बवाना दिल्ली में इस शख्स की हत्या की गई है। ये उसकी एक सेल्फी पिक है जो उसने डाली थी। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, मामला क्या था। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के बवाना में फिर से गैंग वॉर हुई है और इससे हड़कंप मच गया है। गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गई है। ये गैंगस्टर का भांजा है, ये इसके लिए भारी पड़ गया। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने दीपक को गोली मारी है। बदमाशों ने दीपक को 7 से 8 गोलियां मारी, यानी ये सुनिश्चित किया कि उसकी मौत जब तक नहीं हुई है तब तक गोलियां चलती रही हैं। घटना के वक्त दीपक की बेटी भी उसके साथ थी। दीपक की बेटी के हाथ में एक गोली लगी है। इस फायरिंग में उसकी बेटी भी चपेट में आ गई और हाथ में एक गोली लग गई है। दीपक की बेटी का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है, इलाज जारी है। फिलहाल नंदू गैंग पर दीपक की हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। ये भी एक गैंग वॉर जो दिल्ली में चल रही थी। दिल्ली के बवाना में हुआ क्या, क्यों इस तरह से दीपक को गोली मारी गई, क्या पहले से इन अपराधियों को पता था, इन गैंगस्टर्स को पता था। हमारे सहयोगी जतिन पहुंचे बवाना, उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देखेंगे, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से जुटाए गए। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे की ये वारदात है, जब दीपक अपनी बेटी के साथ इस सड़क से मॉर्निंग वॉक करता हुआ गुजर रहा था। बाइक सवार 2 शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग दीपक के ऊपर करते हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 12 राउंड फायरिंग इस मामले में की गई। दीपक को कितनी गोलियां लगी इसको लेकर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और तमाम जो CCTV कैमरा इस खेत और आसपास के जो घर है वहां पर लगे हुए थे, उसको देखकर यह आशंका लगाई जा रही है कि शूटर्स पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस इलाके की रैकी कर रहे थे। अब सवाल यह कि जांच जो चल रही है उसमें पुलिस को अब तक क्या क्या मिला है, क्या क्या खुलासे हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दीपक की हत्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिनों तक दीपक की बाकायदा रेकी की गई थी, यानी ये पता किया गया था कि वो कहां जाता है, कितने बजे जाता है, सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। बदमाशों को दीपक की मॉर्निंग वॉक का पता था क्योंकि रेकी कर रहे थे। घटना के वक्त पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक पर था। सोचिए, बेटी को गोली लग भी गई, ये जानकारी हमने आपको दी ही। दीपक के माता पिता उसके 300 मीटर पीछे थे, ऐसे में वो बच गए। आगे दीपक और उनकी बेटी वॉक कर रहे थे, ऐसे में बेटी को भी गोली लगी जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया और दीपक का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बीटेक की पढ़ाई की है, ट्रेडिंग के काम में लगे हुए थे। दीपक का किसी के साथ अब तक कोई विवाद नहीं रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन है कि वो एक गैंगस्टर के भतीजे हैं। ये कनेक्शन क्या भारी पड़ गया, ये अपने आप में प्रश्न है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जब हम आपसे कह रहे हैं कि दिल्ली पंजाब में गैंग वॉर्स चल रही है और ये गैंग वॉर्स और बढ़ सकती है, तो उसके पीछे एक वजह है। क्या खबर हमें मिली है, चलिए जरा आपको बताते हैं। हुआ क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि अब गैंग वॉर और तेज होने वाली है। पंजाब में बम्बिहा गैंग और जग्गू गैंग के बीच जंग हुई, हमने आपको तस्वीर दिखाई। दिल्ली में भी मंजीत और नंदू गैंग के बीच लड़ाई हुई। लेकिन गैंग वॉर सिर्फ दिल्ली पंजाब तक सीमित नहीं है, अब लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग में भी फूट पड़ चुकी है, जानकारी मिल रही है। पहले लॉरेंस गैंग, जग्गू, बम्बिया, गोदारा गैंग सब एक साथ हुआ करते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इस गैंग में फूट पड़ गई। पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में शामिल 2 शूटर्स को मारा।
बम्बीहा गैंग पर शूटर्स की लोकेशन देने का शक है। वहीं से ये पूरा खेल खराब हुआ। ये गैंग्स दूर होना शुरू हो गए और इसके बाद लॉरेंस और गोदारा गैंग नाराज हो गए। दोनों गैंग्स ने बम्बीहा गैंग के दुश्मन बनने का फैसला कर लिया, दूरी आ गई। बाद में लॉरेंस और गोदारा गैंग भी अलग हो गए और इसकी वजह से दिल्ली और पंजाब में अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये गैंग अब तेजी से ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। कम से कम आज जो एक्शन हुआ है वो यही बताता है। लेकिन देश की सबसे खतरनाक गैंग वॉर अब नए मोड़ पर आ चुकी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसके खासम खास रहे गोल्डी बराड़ की बात करें तो वो अब अलग अलग रास्ते पर आ चुके हैं और अब दोनों ही गैंग अपने नए नए शूटर्स की भर्ती में भी जुट गए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गैंग्स की हलचल तेज हो गई है। क्या आने वाले वक्त में कोई बड़ी वारदात हो सकती है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाएं, कुछ पता नहीं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच दोस्ती अब दुश्मनी में बदल गई है। एक वक्त था जब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक ही गैंग का हिस्सा थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से लेकर कई हाई प्रोफाइल हत्याएं दोनों ने मिलकर अंजाम दी थी। दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। गोल्डी बराड़, एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है, ठीक है जी। लॉरेंस साबरमती जेल में बंद है, लेकिन फिर भी गैंग ऑपरेट कर रहा है और हाल ही में कई बड़ी वारदातों के बाद उसके गैंग के सोशल मीडिया पोस्ट आए जिसमें गोल्डी का नाम नहीं था। राम राम सारे भाइयों को, मैं रोहित गोदारा। भाइयों, जो ये कल हरियाणा के अंदर रोमिल बोरा का इनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल फेक इनकाउंटर था और हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है जो हमारे भाई का नुकसान हुआ है। और उसके बाद जो ये पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें मेरे नाम से और गोल्डी भाई के नाम से एक पेज बना के फेक पोस्ट डाल रहे हैं, भाई ये नोनी रानी ने पुलिस से मिलकर करवाया, ये बिल्कुल ही फेक है। और जो लोग इनको डाल रहे हैं फेक पोस्ट बना के, उनसे यही है भाई दुख की घड़ी में तुम अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम ये घटिया राजनीति चाणक्य नीति मत करो। और हमें पता भी है कौन कर रहा है, बस उनको यही कहना चाहते हैं थोड़ा शर्म करो। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कभी गोल्डी बराड़ के साथ लॉरेंस और अनमोल का भी खास था, अब रोहित गोदारा के रास्ते भी अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई से अलग हैं। उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया और इस सेल्फ डिफेंस में इस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, एक हरियाणा पुलिस का और एक दिल्ली पुलिस का। साथ में जो रोमिल बोरा है वो भी इंजर्ड हुआ। लॉरेंस गैंग पंजाब के ग्रामीण इलाकों और हरियाणा के अपराधी बैकग्राउंड वाले युवाओं को टारगेट कर रहा है। वहीं गोल्डी कनाडा से वर्चुअल इंटरव्यू के जरिए चुनिंदा लड़कों को शामिल कर रहा है। भर्ती में शर्तें भी रखी गई है, वफादारी, मोबाइल की लोकेशन छिपाने की ट्रेनिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, पंजाब की भटिंडा जेल और विदेश से चल रहे वर्चुअल नेटवर्क अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर्स को बाहर निकालकर सुपारी किलिंग की प्लानिंग की जा रही है। गैंगस्टर्स में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होती है और वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है शायद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ये सोचा होगा काम हम करवा रहे हैं, नाम लॉरेंस बिश्नोई का हो रहा है। तो और इस दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि अनमोल बिश्नोई जब जेल में था यूएसए में, तो उसके बाद उनकी कोई मदद नहीं की गई रोहित गोदारा और इन्होंने गोल्डी बराड़ ने उसकी जमानत कराने में। तो इस बात से हो सकता है कि ये जो बात चल रही है कि उनके आपस में गैंग अलग अलग हो गए हैं, ये क्वाइट पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 शूटर हैं। एनआईए ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की तरह अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है। गोल्डी बराड़ से अलग होने के बाद लॉरेंस और गोल्डी का नेटवर्क कुछ ऐसा हो सकता है। नोनी राणा का भाई काला राणा, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी, अमेरिका में बैठा जग्गा धुरकोट, अमेरिका में बैठा अनमोल बिश्नोई, इटली में बैठा अमरजीत बिश्नोई, गोगी गैंग की कमान संभाल रहा दीपक बॉक्सर। वहीं गोल्डी बराड़ इन गैंगस्टर से हाथ मिला सकता है। अमेरिका में बैठा रोहित गोदारा, पुर्तगाल में बैठा हिमांशु भाऊ,
गुरुग्राम जेल में बंद कौशल चौधरी, तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना, आर्मेनिया में बैठा गैंगस्टर लकी पटियाल, पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई, दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और बीच में फंसी है देश की कानून व्यवस्था। अब देखना होगा कि ये गैंग वॉर कब और किस मोड़ पर जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देख रहे हैं आप, अभी अलग अलग हो गए, कभी कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन ये जो गैंग वॉर होती है ये इनका बहुत लंबा दोस्ती का कोई सिनेरियो होता ही नहीं है। ये समय के साथ दोस्त होते हैं, समय के साथ दुश्मन बन जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करें और बात हथियारों के जखीरे की जो एक्सपोज हो गया है। चलिए अब बात उसकी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आई है और त्योहारों से ऐन पहले इस खबर का आना कहीं ना कहीं चौंका भी रहा है, हैरान भी कर रहा है। पूरा मामला क्या है चलिए बताने जा रहे हैं आपको। लखनऊ में दरअसल थाने से केवल 500 मीटर की दूरी पर हथियारों का ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इतना जखीरा मिला एक शख्स के घर से। और हैरानी की बात यह है कि हथियार, ये तो बात का सवाल है कि लाए कैसे गए, लेकिन लाए किस लिए गए? क्या कुछ और प्लान था? क्या दहलाने की साजिश थी? इसके पीछे कौन है? क्या कोई नेटवर्क है? ये तमाम सवाल हैं जो अब लखनऊ की फिजाओं में घूम रहे हैं, क्योंकि एक शख्स के घर से ये पूरा जखीरा मिला है। चलिए जरा आपको विस्तार से खबर बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं। मलिहाबाद, लखनऊ के पास मलिहाबाद में ये छापेमारी हुई है, जिससे यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि एक शख्स जिसके घर पर इतना हथियार थे, ये वो घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये घर जान लीजिए कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर था, बहुत करीब, और वहां पर यह हथियारों का जखीरा मिला है। छापेमारी करने पुलिस पहुंची, एसआईटी समेत 3 थानों की पुलिस थी जो मलिहाबाद में ये पहुंची है और मकान पे छापेमारी की कार्रवाई की है। देखने में देखिए बिल्कुल आम सा लग रहा है, मामूली सा लग रहा है, और लग ही नहीं रहा कि इस घर में इतने हथियार हो सकते हैं। तो ये हथियार किस लिए लाए गए, क्या तैयारी थी, कहां भेजे जाने थे, बहुत सारे सवाल हैं। पहले कार्रवाई से जुड़ी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, बताते हैं। लखनऊ के मलिहाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सलाउद्दीन नाम के शख्स के घर पे छापेमारी की गई और इनपुट के आधार पर ये पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी की है। 3 थानों की फोर्स छापेमारी के दौरान मौजूद रही। सलाउद्दीन के घर हथियारों की बड़ी खेप मिली है। सलाउद्दीन अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, ऐसा लग रहा है। खतरनाक अत्याधुनिक हथियार और कारतूस मिले हैं। सलाउद्दीन के घर से हथियार सप्लाई होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सभी हथियारों को जब्त कर लिया है और घंटों चली छापेमारी के बाद सलाउद्दीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ऐसे में घर के अंदर जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ पर हथियार रखे गए, लेकिन शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि थाने से इतना करीब रहने वाला शख्स इतने सारे हथियार रखकर आखिर कर क्या रहा था, बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट, अजय की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के नज़दीक मलिहाबाद में कल जब पुलिस ने तफ्तीश की तो हज़ारों की तादाद में कारतूस और हथियार बरामद हुए हैं। जिनके घर से ये सारी बरामदगी हुई है उनको लेकर चर्चा है। उनके घर के ठीक बगल में हम मौजूद हैं। साहब, जानते थे आप सलाउद्दीन साहब? हाँ भाई, बचपन से जानते हैं उनको। क्या है ये पूरा मामला? कुछ आपको पहले से कभी बात? ये भाई पहले तो नहीं, कुछ उनका ऐसे हाव भाव थे, सिंपल आदमी थे, नमाज पढ़ना, घर चले जाना, सौदा खरीदना, घर चले जाना। अब अंदर क्या मसला था? मशीनों की आवाज़ कभी आपने देखी? अनजान लोग दूरी थी, और हम तो शाम में यहीं बैठते हैं, तो कभी ये नहीं दिखा कि कार आ रही है या मोटरसाइकिलें इनके वहाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। ऐसा घर पे तो कुछ आपने देखा था कभी? देखा था, जानते हैं, ये सामने घर हमारा था, ये इधर ये रहते थे, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं। बस जो है अपना उनको लेके कभी कोई चर्चा सुने हो आप? कोई चर्चा नहीं, अपने मस्जिद, घर और 2 बेटियाँ थी, पढ़ाना लिखाना उसी में मसरूफ रहते थे, सौदा वौदा। तो आप सुन रहे हैं, जो पड़ोसी हैं वो तो हैरान है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई कभी चर्चा नहीं, देखकर लगा ही नहीं कि इस शख्स के घर में इतने हथियार हो सकते हैं। अब कितने हथियार हैं, चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर भी आपको हैरान करने वाली है। हथियारों की ऐसे लग रहा है कि कोई फैक्ट्री खोली गई थी उस घर के अंदर। जो तस्वीर सामने आई है उससे तो यही लग रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, हथियार ही हथियार हैं। आपको पिस्टल से लेकर तमाम चीजें, तमंचे, सारी चीजें दिख रही हैं, और ये सिर्फ एक शख्स के घर से मिला है, सिर्फ एक शख्स के घर से। कितनी पिस्टल्स हैं, कितने तमंचे हैं, कितनी राइफल्स हैं, तस्वीर आप देखिए। एयरगन्स हैं, कारतूस रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है। ये डिस्प्ले पे जो रखा है, ये सारा सामान एक ही शख्स, जिसको आप बीच में खड़ा देख रहे हैं, सलाउद्दीन, उसके घर से मिला है। अब ये सलाउद्दीन कौन है, इसका किससे कनेक्शन है, ये हथियार कहाँ से ला रहा था, ये बहुत सारे सवाल हैं। जरा आपको बताते हैं कि क्या क्या मिला है। आपको तस्वीर तो हमने दिखा दी, देखिए 3 पिस्टल मिली, इसके अलावा 3 तमंचे मिले हैं, वहीं एक राइफल भी बरामद की गई है।
इसके अलावा कारतूस थी, 7 एयरगन्स थी जो मिली है इसके घर से। 300 से ज्यादा कारतूस बताई जा रही है। सब कुछ तैयारी लग रही है। किस चीज की तैयारी है, इसको लेकर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह हथियारों का जखीरा यूं ही तो नहीं किसी के घर पर हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये सप्लाई करता हो, या ये हो सकता है कि त्योहारों से पहले कोई साजिश रच रहा हो। बहुत सारे सवाल हैं और हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, हथियारों का जखीरा जहां से मिला है, अजय वहां पहुंचे। अजय की रिपोर्ट आपको दिखाएं। ये मलिहाबाद का वही घर है जो सलाउद्दीन का घर बताया जा रहा है। यहाँ पर कुल बरामदगी की अगर बात की जाए तो 3 पिस्टल, एक चालू हालत में नहीं थी जिनमें से, इसके अलावा 315 बोर का एक देशी तमंचा, 2 दूसरे तमंचे 22 बोर के, एक राइफल 22 बोर की, 18 जिंदा कारतूस, 68 जिंदा कारतूस 22 बोर के, और इसके अलावा अलग अलग क्वांटिटी में कुल कारतूस यहाँ पर बरामद हुए हैं और 2000 रुपये भी बरामद हुए हैं। आधारमृत तमंचा और तमंचे को लेकर ये पूरी जानकारी थी। पुलिस को टिप मिली, 3 थानों की पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की, यहां पर पहुंचे, तफ्तीश की और इस दौरान तमाम चीजों की बरामदगी भी हुई है। आप अजय की रिपोर्ट देख रहे थे उसी जगह से जहां ये हथियारों का जखीरा मिला है, लेकिन कई सवाल हैं। आखिर ये इतना बड़ा जखीरा हथियारों का आया कहां से? सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये लाया कहां से गया? क्या कोई नेटवर्क है जो ऑपरेट हो रहा है? दूसरा सवाल है, क्यों इन हथियारों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा था? क्या कोई तैयारी थी या किसी के पास भेजना था? क्या त्योहारों के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ये साजिश थी? ये भी प्रश्न है। इस लिहाज से भी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं 300 से ज्यादा कारतूस किस पर चलाने के लिए थे? ये सारे सवाल हवा में गूंज रहे हैं। क्या गिरफ्तार सलाउद्दीन का कोई आतंकी कनेक्शन भी है? इस पहलू पर भी जांच चल रही है, या किसी से जुड़ा हुआ है, कोई नेक्सस है जिसके तहत ये काम कर रहा था? ये बहुत सारे सवाल है। अब गिरफ्तारी के बाद इन पहलुओं पर जांच चल रही है और बड़ी बात यह है कि कार्रवाई पहले हो गई है, तो ऐसे में कोई घटना नहीं हुई है। ये बहुत राहत की बात है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है, इस मामले में भी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक के भू माफिया रिश्तेदार लगातार एक्टिव हो गए। बड़ी खबर बता रहे हैं, 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद साढ़ू इमरान फरार बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर इसका अवैध कब्जा है। प्लॉटिंग करने का आरोप है। अतीक के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई गई थी और अब ये प्लॉटिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 12 रिश्तेदार हैं अतीक के, जिनकी तलाश अब तेज इसलिए कर दी गई है क्योंकि ये प्लॉटिंग करने में लग गए हैं। जो अतीक की जमीन सरकार ने ले ली थी, उस पर प्लॉटिंग का ये पूरा काम चल रहा है। जो सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसमें अभी तक जो 2 जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। तो एसडीएम सदर प्रयागराज को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि अब कार्रवाई चल रही है। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। और इसकी बानगी हमने देखी है, जहां कुर्क की गई जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर प्रशासन अब हंटर चला रहा है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे जहां पर यह प्लॉटिंग का पूरा खेल चल रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत इस समय प्रयागराज में है, जहां पर अतीक के काले साम्राज्य का काला सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अतीक के नक्शे कदम पर कैसे अतीक के रिश्तेदार अब चलने लगे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान, जो कि अतीक अहमद का साढ़ू है। कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं, उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है, साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है, कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। करोड़ों की देखिए ये पूरी ये ज़मीन है। लेकिन आप सोचिए कि अतीक के जो रिश्तेदार हैं, उनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप लगाइए कि सरकारी ज़मीन पर जो राजस्व विभाग की ज़मीन है, कैसे वहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी और प्लॉटिंग करके इसको बेचने की अब तैयारी थी। आगे अगर मैं आपको देखिए बढ़ते हुए दिखाऊं तो आइए संतोष इधर। अब ये देखिए आप,
यहाँ पर बकायदा देखिए पूरा यहाँ पर पिलर यहाँ पर गाड़ दिया गया है और देखिए पिलर लगाने के बाद यहाँ पर पूरी देखिए ईंट से कैसे इसकी प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी। यही नहीं, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जो माफिया ब्रदर्स की जो बेगम जो इस समय फरार चल रही हैं, चाहे हम बात करें शाइस्ता परवीन की, चाहे देखिए जो 2 बेगमें फरार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फंडिंग के लिए सब कुछ किया। तो सागर तमाम पहलुओं को खंगाल रहे थे, लेकिन 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।